इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का केमिस्ट्री पार्ट से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो चैप्टर को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्यूशन और नोट्स दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक, चमकीला या फिर शाइनी। ठीक है, सो मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। जो भी मेटल्स होते हैं उनका सरफेस शाइनी यानी कि चमकीला होता है, यानी कि हम कह सकते हैं मेटल्स जो है वो लस्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप गोल्ड और सिल्वर ले सकते हैं जो कि चमकीले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हार्डनेस, कठोरता। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप आयरन, कॉपर या सिल्वर, गोल्ड ये सब चीजें ले सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन है हार्डनेस में। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। सो एक्सेप्शन है एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये जो 3 मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इजीली इन्हें, जो हम किचन में नाइफ यूज करते हैं उससे इन्हें इजीली कट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेट। मेटल्स जो है उनकी स्टेट कैसी होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सो मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है। जैसे मरकरी, मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है। मरकरी के अलावा जो भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में होंगे। ठीक है, और मरकरी का यूज जो है वो थर्मोमीटर्स में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है किसी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को हम पीट कर, ठीक है, स्ट्रेच करके या पीट कर उसे थिन शीट्स में चेंज कर दें, उसे कहा जाएगा मेलिएबल। ठीक है, सो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल जो है उनको बीट करके यानी कि पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल होते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया है हमें, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं, यानी कि गोल्ड और सिल्वर की जो है आसानी से इन्हें शीट्स में चेंज किया जा सकता है। सो आपने जो मिठाई वगैरह होती हैं, स्वीट्स जो होती हैं, उस पे सिल्वर और गोल्ड प्लेट होती है। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड शीटें उस पे लगाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर जो है हमारे मोस्ट मेलिएबल, सबसे ज्यादा, बहुत पतली पतली इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम किसी एलिमेंट को थिन वायर्स, पतले पतले वायर्स में चेंज कर सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा डक्टाइल। ठीक है, सो मेटल कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स। मेटल जो है उन्हें थिन वायर्स यानी कि पतले पतले वायर्स उनके ड्रो यानी कि बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं। जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है वो मेटल्स में होती है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम के पतले पतले वायर्स बनाए जाते हैं, और भी मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसमें से हीट पास होगी या हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर होने का मतलब क्या होगा कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीजें इसमें से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया गया है हमें, सिल्वर, कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और कॉपर जो है, ठीक है, सिल्वर और कॉपर ये इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बेस्ट कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि घनत्व। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ज्यादातर जो मेटल्स है उनकी डेंसिटी हाई होती है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसी कारण हाई डेंसिटी होने के कारण जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, जैसे कि सोडियम Na, पोटेशियम यानी कि K, सिंबल्स लिख रहा हूं मैं यहां पर उनके। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये जो मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होने का मतलब होगा कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी लो होता है।
ठीक है। वैसे इनके अलावा जो भी मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में नेक्स्ट है सोनोरस। जब भी किसी एलिमेंट को स्ट्राइक करने पर साउंड प्रोड्यूस करे तो उसे कहा जाएगा सोनोरस। सो मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं, यानी कि मेटल को जब हम किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, व्हेन मेटल स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। मेटल को जब किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। आपने जनरली नोटिस किया होगा जो भी बेल्स होती हैं, ठीक है, घंटियां होती हैं, वो मेटल्स की ही बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं तो जो भी मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो भी मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। यहीं पर हो जाती है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेजेस पर पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहले लस्टर यानी कि शाइन। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका सरफेस शाइनी नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस शाइनी होता है। इसके अलावा जो भी नॉन मेटल्स हैं उनका सरफेस शाइनी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस यानी कि कठोरता। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि हार्ड नहीं होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा, डायमंड एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो हार्ड होता है और ये सबसे हार्ड होता है। ये मेटल से भी हार्ड होता है। सबसे हार्ड जो थिंग है अर्थ पर वो है डायमंड, ठीक है। ये जो है कार्बन की एक फॉर्म होती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। सो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या गैसियस स्टेट में होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन। ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा जो भी नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड में या फिर गैस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं, जिसको हम थिन शीट्स में चेंज कर सकें उसे कहा जाएगा मेलिएबल। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी कि इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाएगा नॉन मेलिएबल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए उसे कहेंगे डक्टाइल। जो थिन वायर्स में कन्वर्ट ना हो तो उसे कहेंगे नॉन डक्टाइल। सो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। जो भी नॉन मेटल्स है वो नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी और हीट इसमें से पास होगी या नहीं। सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। पुअर कंडक्टर होने का मतलब होगा कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होती है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। जो पेंसिल जो होती है उसको हमें किसी भी प्लग वगैरह में नहीं डालना चाहिए, हमें शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। सो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है और ये एक नॉन मेटल होता है, ये भी एक कार्बन की फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है और डेंसिटी लो होने के कारण ही इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी लो होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में नेक्स्ट है सोनोरस, यानी कि साउंड प्रोड्यूस होती है या नहीं नॉन मेटल से। सो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यानी कि नॉन मेटल्स जो है वो नॉट सोनोरस, यानी कि उनमें से किसी भी तरह की साउंड प्रोडक्शन नहीं होती है। व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। जब नॉन मेटल को किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक किया जाता है तो वो किसी भी प्रकार की साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। जो भी नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। सो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनके बारे में है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, ठीक है। इसी के साथ नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कंप्लीट। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। ठीक है, इसमें फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। जो भी मेटल है वो एयर के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है ये देखते हैं सबसे पहले। सो मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जो भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट में हमें मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन किस तरह से होगा, जब कोई भी मेटल और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दोनों जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल में फर्स्ट है Cu यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन ऑक्साइड। कॉपर और ऑक्सीजन मिलके हमें देंगे कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह से एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। ठीक है, पीछे वाले पेज पर हमने मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बारे में पढ़ा, लेकिन सभी मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ एक तरह से रिएक्शन नहीं करते हैं। सभी जो है वो अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। सो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। इसमें पहला पॉइंट है Na यानी कि सोडियम एंड K यानी कि पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन प्लेस, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं, और इतनी तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं कि ये जब ओपन प्लेस पर इन्हें रखा जाता है, यानी कि एयर की प्रेजेंस में जब इन्हें रखा जाएगा तो ये फायर कैच कर लेते हैं। और इस फायर, इन एलिमेंट्स को फायर से बचाने के लिए इन्हें केरोसिन ऑयल में इमर्स्ड यानी कि डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम जो है ये बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें surface of Mg, Al, Zn, Pb are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। जो भी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड इनका सरफेस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक पतली सी थिन लेयर बना लेता है ऑक्साइड की। ठीक है, अगर मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम का कोई मेटल है तो मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बना लेगा इसके सरफेस पर, मैग्नीशियम एलिमेंट के सरफेस पर। और जो भी सरफेस पर ऑक्साइड बनेगा मेटल ऑक्साइड, वो उसी एलिमेंट को फर्दर आगे ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, यानी कि प्रिवेंट करता है मेटल को खराब होने से। ठीक है, नेक्स्ट है Fe does not burn on heating but iron filings burn vigorously। जब आयरन को बर्न करेंगे, आयरन की कोई रोड है उसको बर्न करेंगे तो वो बस हीट होगी, बर्न नहीं होगी। यानी कि आयरन जो है वो जब बहुत टाइम लगाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में, बहुत जल्दी नहीं होता है। लेकिन आयरन फिलिंग्स कहें या आयरन पाउडर कहें, ठीक है, आयरन पाउडर जो है वो बहुत तेजी के साथ जब इसे हीट किया जाएगा तो ये तेजी के साथ बर्न हो जाती है, इजीली ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट Cu does not burn but coated with black copper oxide। जब हम Cu यानी कि कॉपर को जब हम हीट करेंगे तो ये बर्न नहीं होगा, लेकिन इस पर एक ब्लैक लेयर आ जाती है। ठीक है, और जो ब्लैक लेयर होती है वो किस चीज की होती है, कॉपर ऑक्साइड की। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की भी लेयर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। अंदर वाला जो एलिमेंट होगा कॉपर की लेयर के अंदर जो कॉपर होगा वो रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ लेयर कॉपर ऑक्साइड बना लेती है। नेक्स्ट है Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हमारा एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर और कॉल्ड एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करें और प्रोडक्ट में हमें सोल्ट और वाटर दें, उसे कहा जाएगा एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए हमें, एसिड और बेसिस के साथ रिएक्शन, दोनों के साथ रिएक्शन भी करें और दोनों के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर दोनों चीजें हमें प्रोडक्ट में मिले, तो उसे कहा जाएगा एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड और ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा जब एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एक सोल्ट होता है, ठीक है, सोल्ट, और साथ में H2O यानी कि वाटर। सो इसने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्शन करके हमें सोल्ट और वाटर दिया। अब चेक करते हैं बेस के साथ भी क्या हमें ये सोल्ट और वाटर ही देता है।
सो यहाँ पर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन कर रहा है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक बेस होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट में दे रहा है सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये भी एक सोल्ट होता है, सोल्ट, और साथ में H2O यानी कि वाटर, दोनों चीजों के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। सबसे पहले ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, और प्रोडक्ट में हमें सोल्ट और H2O, दोनों कंडीशन में हमें सोल्ट और H2O मिल रहा है, तो हम इसे कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जो भी मेटल ऑक्साइड्स सोल्ट और वाटर दें और एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करें तो उसे कहा जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। यहां पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल और वाटर दोनों रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज बनेगी, या तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, और जो लीस्ट रिएक्टिव या मॉडरेट रिएक्टिव होंगे वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। और अगर कोई मेटल ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें प्रोडक्ट में मिलेगा हमें मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। सोडियम Na यानी कि सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल है, सो सोडियम H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम, ये भी हाई रिएक्टिव मेटल है, कैल्शियम और वाटर दोनों रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट में मिलेगा हमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Fe, ये मॉडरेट रिएक्टिव है यानी कि ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सो ये है आयरन। Fe जो होता है वो होता है आयरन, फेरिक भी कहा जाता है इसे। आयरन H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं हम, फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी, ठीक है। पीछे वाले पेज पर हमने मेटल और वाटर के रिएक्शन के बारे में पढ़ा, लेकिन अलग अलग मेटल्स जो हैं वो वाटर की अलग अलग फॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं। इस पेज पर यही पढ़ेंगे। सो यहाँ पर है डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। अलग अलग मेटल्स जो होते हैं वो वाटर की अलग अलग फॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं। इसमें फर्स्ट है Na यानी कि सोडियम, K यानी कि पोटेशियम एंड Ca यानी कि कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये तीनों जो मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें Al यानी कि एल्यूमिनियम, Fe यानी कि आयरन या फिर फेरिक, और Zn यानी कि जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट विद स्टीम। ये तीनों मेटल्स जो हैं वो स्टीम यानी कि भाप के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में Mg रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट है Ca एंड Mg, कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करते समय वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम में के साथ चिपक जाते हैं और उन्हें फ्लोट करके ऊपर की तरफ वाटर सरफेस पर ले आते हैं। इसी में नेक्स्ट है Au, Ag, Cu, Pb, गोल्ड, सिल्वर, Cu यानी कि कॉपर और Pb यानी कि लेड, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये चार जो मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन। सो कोई भी मेटल उसको हमेशा हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे हम मेटल का तो वो हाईली एक्सोथर्मिक हो सकता है, ठीक है, डेंजरस हो सकता है थोड़ा सा। सो मेटल का रिएक्शन हम हमेशा डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे। सो कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में हमें देगा सोल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल में है यहाँ पर फेरिक यानी कि आयरन Fe, और साथ में एसिड में है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा आयरन क्लोराइड, ठीक है, या फिर कह सकते हैं फेरिक क्लोराइड, और ये एक सोल्ट होता है, ठीक है। हमें मिलेगा फेरिक क्लोराइड सोल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस,
ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा AlCl यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये एक सोल्ट होता है, ठीक है। सो दोनों मतलब जो भी हमारी कंडीशन होगी, कोई भी मेटल और एसिड रिएक्शन करके हमेशा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही हमें प्रोडक्ट में देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट। कोई भी मेटल दूसरे मेटल सोल्ट के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा, ठीक है। मेटल दूसरे मेटल सोल्ट के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा। सो यहां पर है हमारे पास मेटल A और साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B। मेटल A और मेटल सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, ये दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट में हमें मिलेगा सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ A और मेटल B। यानी कि यहां पर आप सिंपल नोटिस कर सकते हैं, मेटल A ने क्या किया, जो साल्ट सॉल्यूशन था मेटल B का, उसको उसमें से B को ही, B जो मेटल था उसको सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया। सो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। यहां पर है आयरन Fe यानी कि आयरन और CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये है आयरन। यहां पर जो सोल्ट, ये सोल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का सोल्ट सॉल्यूशन है CuSO4। ये दोनों रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन के बाद क्या होगा, आयरन जो है, फेरिक जो है वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा, इसमें से डिस्प्लेस कर देगा सल्फेट सॉल्यूशन में से, ठीक है। सो यहां पर आप देखेंगे ये डिस्प्लेस करेगा Cu को और बनाएगा FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट या फिर कह सकते हैं आयरन सल्फेट, और साथ में Cu जो है वो अलग हो जाएगा, कॉपर अलग निकल जाएगा, ठीक है। सो ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कौन सा मेटल कौन से मेटल दूसरे कौन से मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा मेटल दूसरे कौन से मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, ये पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि आयरन हाई रिएक्टिव मेटल होता है और कॉपर लो रिएक्टिव मेटल होता है। तो हमेशा हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसी के सोल्ट सॉल्यूशन में से, ठीक है। अब कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव है, ये पता चलता है हमें रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इट इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये मेटल्स की लिस्ट होती है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी को शो करती है। यानी कि जो लिस्ट होगी, ये सीरीज होगी, इसमें सबसे ऊपर हाई रिएक्टिव मेटल होगा और जैसे जैसे हम लिस्ट में नीचे की तरफ जाते जाएंगे वहां पर हमें लो रिएक्टिव मेटल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट यहां पर भी लिख दिया मैंने, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है टॉप से बॉटम, यानी कि जो ऊपर है वो हाई रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहां पर लो रिएक्टिव मेटल्स आते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे रिएक्टिव मेटल होता है K यानी कि पोटेशियम, सेकंड पे आता है सोडियम, थर्ड पे कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। इसमें जो ऊपर की तरफ है ये जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, सबसे ऊपर जो होगा वो उतना ही हाई रिएक्टिव होगा। जैसे जैसे इसमें हम नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। सो जो पीछे वाला रिएक्शन था आयरन और कॉपर सल्फेट का, सो पोजीशन देखते हैं हम। यहाँ पर आयरन की पोजीशन है ये और कॉपर की पोजीशन है ये। सो कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है। कॉपर को कौन कौन से मेटल्स डिस्प्लेस कर सकते हैं, जो भी इसमें ऊपर दिए गए हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है, ठीक है, बाकी सभी मेटल्स हैं। सो कॉपर जो है, कॉपर को कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर से ऊपर वाले सभी मेटल्स, ठीक है। इसी तरह आयरन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, इससे ऊपर वाले सभी मेटल्स, यानी कि ये आयरन से ऊपर जो है वो सभी इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऐसा कौन सा मेटल है जिसको कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाला मेटल यानी कि पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम किन किन मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, अपने सभी नीचे वाले को, ठीक है। जैसे यहाँ पर आयरन किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है, इन सभी, आयरन अपने नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है और आयरन के ऊपर वाले आयरन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज।
चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन किस तरह से करेंगे ये एक दूसरे के साथ। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे ये रिएक्शन किस तरह से होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। जो भी एलिमेंट्स हो हमारे, चाहे वो मेटल्स हो या नॉन मेटल हो, वो सभी क्या करते हैं, उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल जो होता है उसको कंप्लीट फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है इस पॉइंट का Na यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें 11। सो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसके फर्स्ट शेल में हमेशा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर हम चेक करेंगे टोटल कितने हो गए, 2 और 8 हो गए 10, तो इसमें से 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ, 2, 8 और 1। वैलेंस शेल जो है वो लास्ट शेल होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 3 शेल हो, किसी में 4 भी हो सकते हैं या 3 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, सो हमेशा लास्ट शेल में जो है वो फिल करने की कोशिश करता है, कंप्लीट फील्ड। और कंप्लीट फील्ड करने के लिए टोटल जो लास्ट हमेशा वैलेंस शेल में उसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। यहां पर कितना है, 1। सो या तो इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा तो इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा, सेकंड वाला। ठीक है, थर्ड तो रहेगा ही नहीं, फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, तो थर्ड जो शेल है वो खत्म हो जाएगा और लास्ट वैलेंस शेल होगा इसका सेकंड। ठीक है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी Na की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8। ठीक है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो कोई भी एलिमेंट है वो इस तरह से काम करता है, जो भी उसका लास्ट शेल हो उसमें 8 बनाने की कोशिश करता है वो। ठीक है, अगर 1 है, 4 से कम होंगे तो वो लूज करने की कोशिश करेगा, और 4 से ज्यादा होंगे तो वो गेन करने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं वैलेंस शेल से। यहां पर आपने देखा सोडियम क्या है, एक मेटल है, ये वैलेंस शेल, लास्ट शेल इसका, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। ये 1 को हमेशा लूज करेगा और बनाएगा कैटायन। ठीक है, यानी कि Na नेगेटिव बनाएगा हमेशा। ठीक है, सॉरी Na पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव साइन क्या दर्शाता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गिव अप कर दिया है, किसी दूसरे एलिमेंट को दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म Na। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं और लास्ट शेल में हमेशा ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का और बनाएंगे एनियंस। ठीक है, यानी कि जैसे क्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है और बनाता है Cl नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव जो साइन है ये क्या शो करता है कि इसने कोई 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से लिया है। ठीक है, अब इस तरह का जो रिएक्शन होता है जिसमें मेटल लूज करता है और नॉन मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों में रिएक्शन होता है। ठीक है, मेटल जो है वो नॉन मेटल को गिव कर देता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देता है उनके साथ रिएक्शन करते हुए। ठीक है, इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसमें जो कंपाउंड बनता है सो उसे क्या कहा जाता है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जो भी कंपाउंड बनेगा जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, ठीक है, मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, उसे कहा जाएगा आयनिक कंपाउंड या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड हमेशा बनेगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन में। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल्स का रिएक्शन जो है वो
किस तरह से होता है, किस तरह से मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है या एक से ज्यादा लूज करता है, और नॉन मेटल जो है वो किस तरह से गेन करता है, और ये दोनों कैटायन और एनियन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का जो रिएक्शन होता है यानी कि आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो किस तरह से बनता है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो इसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनता है। सो Na होता है सोडियम, ठीक है, और Cl होता है क्लोरीन। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 1, और Cl का होता है 2 8 और 7। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हम इसे बनाएंगे इस तरह से Na, इसके वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। ठीक है, इसे हम एक डॉट से शो कर सकते हैं। और इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7। सो इसे हम क्रॉस से शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन। सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इसको 7 की जरूरत है लेकिन 7 लेने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ये क्या करेगा, एक को इजीली लूज कर देगा, और ये लूज करेगा वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर क्लोरीन के पास। जो भी ये इलेक्ट्रॉन देगा, देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा, और लेने वाला हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और ये बनाएगा यहाँ पर NaCl। ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये है सोडियम, ये Na पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया इसने, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, और ये बचा यहाँ पर 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया अलग से। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होगा अलग से निकला वो होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा क्लोरीन के पास। यहाँ पर है क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे, ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, और इस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहां से लिया है, किसी से। जो भी किसी से लेगा तो उसका नेगेटिव चार्ज, जो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन में। AlCl2 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड किस तरह से बनता है। सो एल्यूमिनियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 2। ठीक है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। ठीक है, और क्लोरीन का हम पहले ही पता है हमें 2 8 और 7। सो क्या होगा इसमें, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सो ये बनाएंगे हम एल्यूमिनियम, इसके वैलेंस शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये डॉट जो बनाए ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के। अब जो एल्यूमिनियम है ये एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन को दे देगा। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया पूरा, 8 इसमें पूरे हो गए, लेकिन अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये क्या करेगा, एक और क्लोरीन होगा उसको दे देगा। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। ये दूसरा क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा तो हो जाएगा 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज इस पर और एक इस पर। इसे इक्वेशन की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन लगा देता हूं मैं, इस तरह से लिख सकते हैं एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 और 2। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हो जाएगा 2 और 8, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन अलग से। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साथ। सो क्लोरीन है ये 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा Cl 2 8 और 8, इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे 2 क्लोरीन जाके एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है,
मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इसमें पहले है फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये कैसे होते हैं? दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। हार्ड होने के साथ साथ ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि इजीली ब्रेकेबल। जिस तरह से मार्बल्स होते हैं कंचे, वो हार्ड होते हैं लेकिन जब हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं मार्बल्स पर वो इजीली ब्रेक भी हो जाते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कुछ वैसी ही होती हैं, हार्ड के साथ साथ इजीली ब्रेकेबल। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। दोनों चीजें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन, पेट्रोल, ईटीसी। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, बट केरोसिन और पेट्रोल जैसे पदार्थ होते हैं, हमारे मैटर होते हैं, इनमें ये सोल्यूबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं? कंडक्ट करने का मतलब होगा कि ये गुड कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर ना करने का मतलब होगा पुअर कंडक्टर, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है या नहीं एक जगह से। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अगर ये मोल्टन स्टेट में है यानी कि पिघली हुई अवस्था में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में अगर है आयनिक कंपाउंड कोई सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, सिर्फ मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स किस तरह से बनते हैं? ये एक वास्ट प्रोसेस है, इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं जो हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह से मिलते हैं या पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स जो है वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल प्रेजेंट है उसे कहा जाएगा ओर, और उस मेटल को हम इजीली और फायदे के साथ प्रॉफिटेबली हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सके, ओर से हम मेटल को निकाल सके तो उसे कहा जाएगा ओर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गैंग। गैंग क्या होते हैं? ओर आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज सोइल, सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड गैंग। जो ओर्स होते हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, जैसे कि सोइल और सैंड, रेत या मिट्टी कह सकते हैं। जब हमें अर्थ क्रस्ट से कुछ भी मिलता है उसमें रेत और मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। सो ये इम्प्यूरिटी होती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, उसे कहा जाएगा गैंग। यानी कि जो अर्थ क्रस्ट से हमें मेटल की फॉर्म मिलती है वो किस फॉर्म में मिलता है? ओर प्लस गैंग। ठीक है, ओर प्लस गैंग ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। जो भी ओर्स होते हैं उससे हम मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं, उन्हें देखते हैं। स्टेप 1 में है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो भी ओर है हमारा उसको इस लायक बनाएंगे कि उसमें से हम मेटल निकाल सके। और इसको इस लायक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ओर जो होता है वो अकेला नहीं होता है, उसमें सबसे प्राइमरी तौर पर जो हमें ओर मिलता है अर्थ क्रस्ट से वो क्या होता है? ओर प्लस गैंग, यानी कि उसमें ओर के साथ साथ कुछ इम्प्यूरिटीज भी होती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन इम्प्यूरिटीज को अलग करेंगे। ठीक है, इनको जब हम अलग कर देंगे यानी कि गैंग जो है उसको हम निकाल देंगे तो बचेगा ओर। उसके बाद इस ओर से हम मेटल्स को निकालते हैं। ठीक है, जब हमें मेटल्स मिल जाएंगे उसके बाद हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हमें लेने होते हैं। मेटल्स को लास्ट में करेंगे हम रिफाइनिंग, यानी कि बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे मेटल की।
ठीक है, इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है, नेक्स्ट पेजेस पर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में स्टेप 1 है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम गैंग को रिमूव कर देते हैं ओर्स में से, ठीक है, गैंग को हटा देते हैं। गैंग यानी कि इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को हटा देना ओर में से, ठीक है। नेचर से हमें क्या मिलता है? ओर प्लस गैंग मिलता है, तो ओर में से गैंग को हटाना जो होता है उसी प्रोसेस को कहा जाएगा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। और ये किस तरह से किया जाएगा? कुछ मेथड्स और कुछ टेक्निक्स होंगी जो यहां पर दी गई हैं। These techniques methods are used in this process। यहां पर हमें कुछ टेक्निक और मेथड्स के द्वारा हम जो भी गैंग है इसको रिमूव करेंगे। इसमें फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड है फ्रोथ फ्लोटेशन और लास्ट फोर्थ है केमिकल सेपरेशन जिसे लीचिंग भी कहा जाता है। सो इन मेथड्स को एक एक करके नेक्स्ट पेजेस पर डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स यानी कि जो भी हमें मिनरल्स से ओर्स मिलते हैं उनके साथ जो भी इंप्योरिटीज मिलती हैं गैंग, उसको रिमूव किस तरह से किया जाएगा उसका फर्स्ट प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग को ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है। सो इसके प्रिंसिपल और किस बेसिस पर ये काम करता है उसको पढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस क्रश्ड ओर आर वॉश्ड बाय water stream. If an ore is denser than gang, then the gang particle are washed away with water stream and heavy ores remain behind. इस प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओर्स और गैंग, जो भी हमें ओर और गैंग अर्थ क्रस्ट से मिला है उसे हम क्रश करेंगे और उसे पानी से, वाटर स्ट्रीम से उसे वॉश करेंगे, ठीक है। अगर ओर की डेंसिटी ज्यादा होगी गैंग से, ठीक है, यानी कि गैंग की डेंसिटी कम है, ओर की डेंसिटी ज्यादा है, तो गैंग पार्टिकल्स जो है वो वाटर के साथ बह जाएंगे और पीछे रहेंगे ओर पार्टिकल्स, ठीक है। ओर पार्टिकल्स जो है वो पीछे रह जाएंगे और गैंग पार्टिकल्स है वो पानी के साथ बह जाएंगे, ठीक है। इसको डायग्राम से समझते हैं किस तरह से काम करता है। इसके लिए हमें जरूरत होती है एक स्लोप टेबल की, ठीक है। ये स्लोप टेबल होती है जिसमें गड्ढे होते हैं, डग्स होते हैं। इसमें क्रश्ड ओर डाला जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। इसमें क्रश और क्रश्ड करके इसमें डाल दिया जाता है और इसे पानी का बहाव भी छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे ओर आता रहता है इसमें से ऐसे ऐसे पानी का बहाव भी आता रहता है। इन डग्स यानी कि गड्ढों में है जो है वो ओर रह जाता है और पानी के बहाव के कारण जो भी इम्प्योरिटी है वो पानी के साथ बह के इस टैंक में आ जाएगी। यानी कि हमें जो प्योर ओर है, ओर्स जो है वो हमें इन डग्स यानी कि गड्ढों में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कई तरह के ओर्स को रिफाइन किया जाता है, यानी कि उनमें से इम्प्योरिटी रिमूव की जाती है। टीन के ओर्स होते हैं या फिर लेड के ओर्स होते हैं, उसको इस प्रोसेस से ही, हाइड्रोलिक वॉशिंग से ही साफ किया जाता है। और इस प्रोसेस को गोल्ड रिफाइनिंग, गोल्ड जो है हमें फ्री स्टेट में मिलता है लेकिन उसमें से इम्प्योरिटी हटाने के लिए, सैंड या फिर क्ले, मिट्टी को निकालने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है गोल्ड से, ठीक है। एनरिचमेंट ऑफ ओर में हमारा सेकंड प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये किस बेसिस पर काम करता है? दिस मेथड वर्क्स ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल। दिस मेथड अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल्स हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर काम करता है। इस प्रिंसिपल के लिए हमारे पास जरूरी क्या चीजें होनी चाहिए कि ओर और जो गैंग है इनमें से कोई भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता हो, यानी कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता हो। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, और जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, सो गैंग पार्टिकल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं एनरिचमेंट यानी कि और गैंग से गैंग को हटाने के लिए, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या करेंगे हम, और गैंग जो भी हमें ये दिया गया है अर्थ क्रस्ट से हमें मिला है जो ये, इसमें हम इसको हम पाउडर बनाएंगे, क्रश करेंगे और इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसमें डालने के बाद इसमें से धीरे धीरे ये करके इस बेल्ट पर आता रहेगा। ये एक मूविंग बेल्ट है, ठीक है। और इस पर दो व्हील्स लगे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस तरफ वाला व्हील, ये वाला व्हील जो है ये मैग्नेटिक व्हील है, यानी कि जो भी आयरन पार्टिकल्स होंगे उनको ये अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो भी सब्सटेंस शो करेगा उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। सो यहाँ पर क्रश्ड और डाला गया है, यहाँ पर गैंग और के पाउडर, ठीक है, पार्टिकल्स यहाँ पर मूव करते रहेंगे और आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, तो वो क्या होंगे, जैसे ही व्हील यहाँ पर आएंगे वो नीचे की तरफ यहीं पर गिर जाएंगे। लेकिन जो और पार्टिकल्स अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे
तो वो क्या होंगे, इस व्हील से चिपके रहेंगे, ठीक है, यहां तक चिपके रहेंगे और चिपक यहाँ के बाद वो यहाँ आके गिर जाएंगे, ठीक है। ये जैसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले सब्सटेंस है, वो यहाँ आकर गिर जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा हमें गैंग और यहाँ पर मिल जाएगा हमें और, ठीक है। दोनों चीजें हम अलग अलग कर चुके हैं। और इसमें कौन कौन से ओर्स को अलग किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा? मैग्नेटाइट ओर्स होते हैं, क्रोमलाइट और मैग्नीज ओर्स, और भी बहुत सारे ओर्स हैं जिससे मैग्नेटिक सेपरेशन से जिन ओर्स को और गैंग को अलग अलग किया जाता है, ठीक है। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स यानी कि ओर से गैंग को हटाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स। ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स को अलग करने का प्रोसेस है, ठीक है। सो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा? जो पानी में मिक्स ना हो, वाटर में मिक्स ना हो, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होगा वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। सो जो भी हम इस प्रोसेस में और गैंग को अलग अलग करते हैं, उसमें और जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी में वाटर में इजीली मिक्स नहीं होता है, और हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर में इजीली मिक्स होने वाला होता है गैंग। इसको डायग्राम से समझते हैं किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। इसमें एक टम्बलर लेंगे, ठीक है, उसमें पाइन ऑयल और वाटर का मिक्सचर होगा, ठीक है। प्रॉपर कंपोजिशन में पाइन ऑयल और वाटर का मिक्सचर होगा। इसमें और प्लस गैंग जो भी हमें अर्थ क्रस्ट से ये मिला है, इसको क्रश करके इसमें डाल दिया जाएगा, और इसमें डालने के बाद जो गैंग है वो तो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन और जो है वो इसमें सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। और जो है वो पाइन ऑयल के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाएगा, वाटर में नहीं जाएगा, वो पाइन ऑयल के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाएगा। उसके बाद जो ये पाइप है, इससे प्रेशर्ड एयर इसमें डाली जाएगी, और उसके साथ साथ ये जो नीचे वाला सिस्टम है ये तेजी के साथ घूमने लगेगा। जैसे ही एयर इसमें जाएगी तो इसमें से बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे पाइन ऑयल के, ठीक है। ऑयल के बबल्स बन के ऊपर आ जाएंगे, फ्रोथ बन जाएगा, फ्रोथ यानी कि झाग बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका प्रोसेस का नाम भी फ्रोथ फ्लोटेशन रखा गया है। झाग बन के इसमें ऊपर आ जाएंगे, और जो पाइन ऑयल के झाग होंगे इसी में होगा हमारा और, झाग के साथ हमें मिल जाएगा और नीचे वाटर के साथ मिल जाएगा हमें गैंग, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी झाग से। उसके बाद हम और को निकाल लेंगे और गैंग की जरूरत हमें होती नहीं, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स में हमारा लास्ट प्रोसेस है केमिकल रिफाइनिंग, जिसे लीचिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में केमिकल का यूज किया जाता है और गैंग में से गैंग को रिमूव करने के लिए, यानी कि इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है। ये किस बेसिस पर काम करता है? इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सोल्यूबल एंड गैंग आर इनसोल्यूबल। जो भी केमिकल यूज किया जाता है उसमें और सोल्यूबल होता है केमिकल के साथ, और गैंग जो है वो इनसोल्यूबल होता है, यानी कि मिक्स नहीं होता है। गैंग जो है उस केमिकल में नीचे की तरफ चला जाएगा और उस केमिकल में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। लीचिंग इज डन इन प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल्स। लीचिंग को सिलेंड्रिकल वेसल्स में किया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है इस पे, ठीक है। और कन्वर्टिंग मेटल सोल्ट, जो भी और होता है गैंग के साथ, उसको और में से मेटल सोल्ट बनाया जाता है, ठीक है। मेटल सोल्ट बनाया जाता है और उसके बाद मेटल सोल्ट्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है हमें जिंक सल्फाइड ZnS, ठीक है। जिंक सल्फाइड दिया है, ये और है। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें केमिकल डाला जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब इसमें डाला जाएगा, ये रिएक्शन करने के बाद बनेगा ZnSO4, ये मेटल सोल्ट बनेगा। जिंक ZnSO4 ये सोल्ट बना, ठीक है। सोल्ट के साथ साथ हमें क्या मिला? H2O यानी कि वाटर और सल्फर, ये हो गई हमारी गैस, ठीक है। सो ये मेटल सोल्ट बना, इसमें से बाद में जिंक को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है केमिकल रिफाइनिंग का। और में से हम गैंग को रिमूव कर चुके हैं, जो भी उसमें इंप्योरिटी होती है। अब हम देखेंगे और से मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो सबसे पहले इसमें देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज। जो भी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें नीचे वाले मेटल्स, ठीक है, जो कम रिएक्टिव होते हैं, उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उनके ओर से। सो सबसे पहले नीचे की तरफ जो मेटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे नीचे होता है Au यानी कि गोल्ड, उसके ऊपर होता है Ag यानी कि सिल्वर,
ये तो बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं हमें, नेटिव स्टेट में, ठीक है। इनको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो नीचे की तरफ मेटल्स होते हैं वो होता है Hg और Cu, यानी कि मरकरी और कॉपर। मरकरी और कॉपर जो है ये सल्फाइड्स या फिर ऑक्साइड्स के और में हमें मिलता है नेचर से, ठीक है। सो इनके सल्फाइड और ऑक्साइड से इन्हें किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ये देखते हैं। दीज मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव, ये मेटल्स जो है वो लगभग ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग, जो भी इनका ऑक्साइड्स होता है या फिर सल्फाइड होता है उनको इजीली रिड्यूस किया जा सकता है हीटिंग से। और ज्यादा हीट नहीं करना होता है, थोड़ी सी हीटिंग से ही काम हो जाता है, ये एक्सट्रैक्ट अलग निकल जाते हैं इनके ओर से। एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए, जैसे Hg यानी कि मरकरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनाबार, यानी कि HgS जो मरकरी सल्फाइड होता है ये और होता है मरकरी का, जिसे सिनाबार कहा जाता है। तो सिनाबार में से मरकरी को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसकी जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा, ये है मरकरी सल्फाइड, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये बन जाएगा HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमें ये HgO मिला है, मरकरी ऑक्साइड मिला है, इसको हम लगातार हीट करेंगे आगे, ठीक है। थोड़ा सा और हीट करेंगे इसे, तो ये मरकरी और ऑक्सीजन, ठीक है, मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकल जाएगी, यानी कि हमें क्या मिल गया लास्ट में, प्योर मरकरी मिल गया, ठीक है। सिमिलरली Cu2S कैन बी ऑब्टेन, इसी तरह से कॉपर सल्फाइड जो है उसको भी ऑब्टेन किया जा सकता है। कॉपर सल्फाइड को भी इसी प्रकार से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, ठीक है। इसके रिएक्शन जो है यहाँ पर लिखा गया, इसे देख लेते हैं। यह है कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में, और SO2 जो गैस है वो इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमें Cu2O कॉपर ऑक्साइड मिला है, इसको हम फिर से हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, यहां पर हम इसे हीट करेंगे कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में यहां पर इसे हीट किया जाएगा। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड इनको साथ में हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉपर और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकल जाएगी। इस कंडीशन में भी हमें क्या मिल गया, प्योर कॉपर मिल गया, ठीक है। इस तरह से जो लो एक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले मेटल्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। हल्की सी हीट की आवश्यकता होती है इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल यानी कि बीच वाले जो मेटल्स होते हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर्स से। सो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडल इन द रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज, जो भी मिडल में होते हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। मिडल में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, जिंक होता है, आयरन और लेड, ठीक है। इस तरह के कुछ मेटल्स होते हैं, इनके बारे में कुछ दिया गया है, ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले। दीज मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, जो भी ये मेटल्स हैं ये दो टाइप के ओर्स पाए जाते हैं, एक तो सल्फाइड ओर्स के रूप में पाए जाते हैं हमें, और एक कार्बोनेट्स ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, इनको सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स में से एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए सब इनको इनके ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो सल्फाइड और होगा उसको हम सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे, इसी तरह कार्बोनेट जो है उसको भी मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स और उसमें से मेटल ऑक्साइड किस तरह से बनाया जाता है, और उसके बाद देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड से मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो ये दो तरह के होते हैं सल्फाइड और कार्बोनेट्स के। सबसे पहले देखते हैं सल्फाइड्स में से किस तरह से मेटल ऑक्साइड बनाया जाता है। सो यहां पर दिया गया है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड्स ओर्स, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा मेटल सल्फाइड्स में से, ठीक है। सो मेटल सल्फाइड्स में से मेटल ऑक्साइड बनाने का प्रोसेस जो है उसे कहा जाता है रोस्टिंग। इसमें क्या होता है, द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या किया जाता है, जो भी सल्फाइड ओर्स होते हैं इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, बहुत हीट, ठीक है, ज्यादा हीट दी जाती है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है ऑक्सीजन यानी कि एयर की प्रेजेंस में, ठीक है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। हमें दिया गया है ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, इसे हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है। तो ये हीट करने के बाद ZnO ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो इसमें से निकल जाती है। ठीक है, हमें क्या मिल गया, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। ये किसके लिए मिला है हमें, सल्फाइड ओर्स के लिए। अब बचा जो कार्बोनेट ओर्स है, कार्बोनेट ओर्स से मेटल ऑक्साइड किस तरह से बनाया जाता है ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल कार्बोनेट ओर्स। जो मेटल कार्बोनेट ओर होते हैं उससे किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन। ठीक है, यानी कि मेटल कार्बोनेट्स को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने का प्रोसेस जो है उसे कहा जाता है कैल्सिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन अब्सेंस या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन। इसमें जो भी कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। ठीक है, उनके ऑक्साइड में चेंज किया जाता है बहुत ज्यादा हीट करके। ठीक है, या तो वहां पर ऑक्सीजन होनी ही नहीं चाहिए या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में। कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है CO3। तो इसमें पहले से ही ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें हीट करते समय। ठीक है, ये रिएक्शन किस तरह से होगा, सपोज कर लीजिए हमें दिया गया है जिंक कार्बोनेट, ये और है, इसमें से हमें जिंक ऑक्साइड बनाना है इसको। तो क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर इसे हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, और इसमें से CO2 जो है वो इसमें से निकल जाएगी। सो पीछे वाला प्रोसेस जो था रोस्टिंग, उसमें भी हमें क्या मिल गया था, जिंक ऑक्साइड। और इस वाले प्रोसेस में कैल्सिनेशन में भी हमें क्या मिल गया है, जिंक ऑक्साइड। नाउ वी गेट मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जोन सा भी हमारा प्रोसेस था, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए। इन दोनों प्रोसेस से हमें क्या मिल गया है, मेटल ऑक्साइड मिल गया है। ठीक है, अब मेटल नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड से मेटल किस तरह से मिलेगा हमें। रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल वाले मेटल्स के ओर्स को हमने कन्वर्ट किया मेटल ऑक्साइड में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से, और हमें मिला मेटल ऑक्साइड यानी कि ZnO। ठीक है, दोनों प्रोसेस से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हमें क्या मिला था, मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल में ZnO मिला था हमें। अब इस ZnO का हम करेंगे रिडक्शन, यानी कि इसमें से मेटल को अलग करेंगे। ठीक है, सो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। जो भी ये मेटल ऑक्साइड है इसमें से हम मेटल निकालेंगे रिडक्शन प्रोसेस से। रिडक्शन क्या होता है, चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके होंगे, फिर से बता देता हूं। इट मींस रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है इसमें से ऑक्सीजन को अलग करना। ठीक है, ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो यहां पर बच जाएगा सिर्फ Zn, यानी कि हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। फॉर रिडक्शन वी यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिडक्शन हम किस चीज से करेंगे, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट से। और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। कार्बन को यहाँ पर कोक भी कहा जाता है। ठीक है, सो इन रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करेंगे इसमें से ऑक्सीजन को हटाने के लिए। और जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बनाते हैं। किसी भी दूसरे कंपाउंड से वो ऑक्सीजन को हटा लेते हैं, खुद उनके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। सो हमने लिया यहाँ पर ZnO जो हमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से मिला था, और उसकी कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही हम इसमें कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा Zn, जिंक बन जाएगा, और हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ZnO किस में चेंज हो गया, Zn में, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ZnO का रिडक्शन। ठीक है, और हमें प्योर मेटल मिल गया। यानी कि जो मिडल वाले मेटल्स थे उनके ओर से हमने सबसे पहले रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से उनका मेटल ऑक्साइड बनाया, और उसके बाद मेटल ऑक्साइड का किया हमने रिडक्शन। उसके बाद हमें मिल गया ये मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज के लो नीचे वाले मेटल्स और मिडल यानी कि बीच वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज में टॉप वाले मेटल्स हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। टॉप में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स होते हैं। इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव
दीज आर नॉट रिड्यूस्ड विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। जो ये मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स हम पीछे वाले पेजेस पर पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इन रिड्यूसिंग एजेंट्स से इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। सो इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? These metals are extracted by electrolytic reduction from their molten state। इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इनका रिडक्शन किया जाएगा इनकी मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट यानी कि पिघली हुई अवस्था से सबसे पहले इन्हें पिघलाया जाएगा, जो भी और होगा उसे सोल्ट में कन्वर्ट करके उसे पिघलाया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है एक्सट्रैक्शन ऑफ Na फ्रॉम NaCl। सबसे पहले क्या किया गया है? सोडियम ऑक्साइड को सोडियम क्लोराइड बनाया गया है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम किस तरह से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये देखते हैं। इसमें हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनको बाद में पढ़ेंगे। डायग्राम से समझते हैं कि Na यानी कि सोडियम हमें किस तरह से मिलेगा। यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज में सेकंड नंबर पर जो है वो सोडियम आता है, यानी कि ये हाई रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, सो डायग्राम से समझते हैं। ये रोड्स हैं, इलेक्ट्रिक रोड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? NaCl सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद इस टम्बलर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और सोडियम हमने ये कंपाउंड बनता कैसे है? सोडियम इसमें Na पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, Na एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अगर ये Na देता है तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये लेने वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो जब इसमें से इन दोनों रोड्स में से माइनस साइन, जो नेगेटिव साइन जो होता है बैटरी का, उसे कहा जाता है कैथोड, और एनोड जो है वो पॉजिटिव साइन। सो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, जैसे ही इसमें स्विच ऑन किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, तो इनकी जो बॉन्डिंग है NaCl ये टूट जाएगी। किस कारण? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसका रीजन होगा। और Na पॉजिटिव साइन है तो Na जो है वो कैथोड यानी कि नेगेटिव साइन की तरफ, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव साइन अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। सो पॉजिटिव सोडियम जो है वो कैथोड की तरफ आ जाएगा और क्लोरीन जो है वो एनोड पर आ जाएगी, और क्लोरीन एनोड पर आकर गैस बनकर यहां से निकल जाएगी। सो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा? सोडियम। इसे हम कैथोड से कलेक्ट कर लेंगे, प्योर सोडियम को। ठीक है, सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में ये 2 पॉइंट्स में यही कहा गया है। मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, जो भी मेटल होगा हमारे सोल्ट सॉल्यूशन में वो कैथोड पर जमा हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट यानी कि जमा हो जाएगा। क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड, और जो भी नॉन मेटल होगा, हमेशा जो मेटल होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है। ठीक है, और जो भी मेटल के अलावा होगा, चाहे वो क्लोरीन हो या और कुछ भी हो, वो नेगेटिव चार्ज होगा, और वो कहां से लिबरेट होगा? एनोड से। एनोड से ये गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, फाइनली हमें मेटल मिलेगा कैथोड पर, यानी कि हम तीनों रिएक्टिविटी सीरीज के लो वाले मेटल्स, मिडल वाले मेटल्स और टॉप वाले मेटल्स, तीनों का एक्सट्रैक्शन हो चुका है कंप्लीट। यानी कि स्टेप 2 था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, वो हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं स्टेप 3, जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमारा स्टेप 3 है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस वाइडली यूज फॉर मेटल रिफाइनिंग। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ये मेटल रिफाइनिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड होता है। ठीक है, इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम इसमें कॉपर को रिफाइन करेंगे। ठीक है, कॉपर यानी कि Cu। कॉपर को किस तरह से रिफाइन किया जाता है समझ लेते हैं। इसमें क्या किया जाएगा? कॉपर को रिफाइन करना है तो हमें कॉपर की एक प्योर कॉपर की एक रोड लेंगे या फिर प्लेट लेंगे, जो कैथोड पर लगाएंगे। ठीक है, कैथोड यानी कि नेगेटिव साइन की तरफ, और एक लगाएंगे हम जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है, यानी कि जिसे रिफाइन किया जाना है, उसे लगाएंगे हम एनोड यानी कि पॉजिटिव साइन पर। ठीक है, ये कैथोड पर जो हमारी रोड होगी या प्लेट होगी ये बिल्कुल थिन यानी कि पतली होनी चाहिए, और एनोड पर जो ये है ये मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोनों ये कॉपर की रोड होंगी, ये प्योर और ये इम्प्योर, जिसे रिफाइन किया जाना है। ठीक है, और जो ये टम्बलर है इसमें एक सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन कौन सा होगा? जोन से भी मेटल को, कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर का ही सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि CuSO4 इसमें सॉल्यूशन लिया जाएगा।
ठीक है, जोन सा भी मेटल है, अगर हम एल्यूमिनियम को इसमें रिफाइन करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का यहाँ पर सॉल्यूशन लिया जाएगा इसमें। उसके बाद किया जाएगा यहाँ से स्विच ऑन। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होना शुरू हो जाएगी और जो कॉपर है, ठीक है, एनोड पर जो कॉपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu। जो एनोड पर हमारा कॉपर है, ये ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। कॉपर Cu2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज होता है कॉपर पर 2 पॉजिटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज कर देगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये एनोड पर लूज करेगा। जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये डिसॉल्व हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो भी ये सॉल्यूशन है इसमें डिसॉल्व हो जाएगा ये कॉपर 2 पॉजिटिव। और जो पहले से ही जो सल्फेट सॉल्यूशन है हमारा, इसमें पहले से ही जो कॉपर है, ठीक है, इसमें पहले से ही जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा कैथोड वाली रोड पर, चिपक जाएगा जाके, ठीक है। इसी तरह से एनोड पर जो है ये 2 पॉजिटिव चार्ज ये एनोड से निकलता रहेगा प्योर कॉपर। इस जो भी हमारा सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें डिसॉल्व होता रहेगा और जो पहले से ही इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर है वो कैथोड पर चिपकता रहेगा, ठीक है। इस प्रोसेस के द्वारा जो ये एनोड वाली रोड है धीरे धीरे ये बिल्कुल थिन यानी कि पतली हो जाएगी और कैथोड वाली प्योर कॉपर वाली जो रोड है हमारी कैथोड पर ये बिल्कुल थिक मोटी हो जाएगी, ठीक है। और जो भी इसमें इंप्यूरिटी स्लैग्स होंगे वो यहां पर आ जाएंगे नीचे की तरफ, एनोड के नीचे की तरफ, ठीक है। इसे एनोड मड भी कहा जाता है जो भी इंप्यूरिटीज होती हैं। सो इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। व्हेन करंट पास थ्रू इट इम्प्योर मेटल डिसॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इम्प्योर मेटल होगा, जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जो भी इम्प्योर मेटल होगा वो इस सॉल्यूशन में इम्प्योर मेटल होगा वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सेकंड है एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट एट कैथोड। जो इस एनोड से जो भी मेटल इसमें डिसॉल्व हुआ है उतना ही मेटल इस सॉल्यूशन से कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है इसमें द इनसॉल्युबल इंप्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड एंड इट इज कॉल्ड एनोड मड। और जो भी इंप्योरिटी होगी मेटल्स में वो सेटल डाउन नीचे की तरफ बैठ जाएगी, एनोड के नीचे की तरफ बैठ जाएगी और उसे एनोड मड भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं। इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, जो भी ये रिएक्शन हुआ है इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी इसे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में जो हमारी इक्वेशन बनेंगी वो क्या होंगी, जो भी ये रिएक्शन हुआ है यहाँ पर इक्वेशंस क्या बनेंगी इसके लिए। सो एनोड यानी कि पॉजिटिव साइन पर इसमें से कॉपर जो है वो डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में, यानी कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर देगा, ठीक है। इस पर एनोड पर क्या है, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पर आ जाएंगे, धीरे धीरे करके कैथोड पर, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये Cu2+ है ये डिसॉल्व हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट इस सर्किट में ट्रेवल करते हुए आ जाएंगे कैथोड पर, ठीक है। और उसके बाद कैथोड पर क्या होगा, जो कॉपर यहां से सॉल्यूशन से जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में से जो कैथोड पर डिपॉजिट होगा वो किस कारण होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के अट्रैक्शन की वजह से। जो भी कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है, कॉपर जो है हमारा वो इस कैथोड पर आएगा और इसमें से एनोड से जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल होके कैथोड पर आ जाएंगे, ठीक है। सो कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों मिलकर यहां पर बनाएंगे प्योर कॉपर, ठीक है। कैथोड पर हमें मिल जाएगा प्योर कॉपर। ये जो इक्वेशंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझें। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा से देखें, थोड़ा सा पीछे जाके 4 या 5 मिनट जितना भी हमारा ये प्रोसेस समझाया गया है इसे दोबारा से देखें, ठीक है। चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कोरोजन। कोरोजन होता क्या है इसके बारे में हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं। द सर्फेस ऑफ सम मेटल्स कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। जब कोई मेटल लंबे समय तक मॉइस्ट एयर यानी कि ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर्स भी हैं, ऐसी एयर के कांटेक्ट में लंबे समय तक आता है तो वो कोरड होने लग जाता है। कोरड यानी कि वो गलने लग जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन,
ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। सिल्वर जो है वो उस पर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है जब वो लंबे समय तक मॉइस्ट एयर यानी कि नमी वाली हवा के कांटेक्ट में आता है। इसी तरह से कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर जो है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नमी वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके कांटेक्ट में आने से उस पर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है जिसे कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जब आयरन मॉइस्ट एयर यानी कि नमी वाली हवा के कांटेक्ट में आता है लंबे समय तक तो उसके सरफेस पर एक ब्राउन सब्सटेंस बनने लग जाता है जिसे कहा जाता है रस्ट। ठीक है। रस्ट यानी कि जंग कहा जाता है उसे। ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स से आप क्या समझेंगे, जो भी कोरोजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्ट एयर यानी कि मॉइस्चर। जो भी कोरोजन है वो उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होंगी, दोनों चीजें होनी आवश्यक हैं, एयर भी और मॉइस्चर भी। अगर कोई मेटल सिर्फ एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोजन उसका नहीं होगा, या फिर सिर्फ वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसका भी कोरोजन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मेटल इन दोनों के कांटेक्ट में आता है तो ही उसका कोरोजन होगा। ठीक है। कोरोजन जो है वो मेटल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है धीरे धीरे करके। सो कोरोजन से बचाव होना जरूरी है मेटल्स का। सो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से मेटल का बचाव। The corrosion can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanization, chrome plating, anodizing और making alloys। जो भी कोरोजन है उसको बचाया जा सकता है पेंट करके। ठीक है। जो भी मेटल्स होते हैं उनको पेंट कर दिया जाए तो उन पे उनका कोरोजन नहीं होगा, या फिर ऑयलिंग या ग्रीजिंग करके जो भी मेटल्स हैं उनके ऊपर ऑयल लगा दिया जाए या ग्रीस लगा दिया जाए तो वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और उनका कोरोजन नहीं होगा। इसी तरह के कुछ प्रोसेस हैं गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। जो गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग है ये सिमिलर हैं एक दूसरे से, इसलिए गैल्वेनाइजेशन के साथ साथ हम इन दोनों को भी समझ लेंगे। ठीक है। सो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है ये स्टील और आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए यानी कि गलने से बचाने के लिए, इनका कोरोजन होने से बचाने के लिए इस पर एक थिन लेयर ऑफ जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है। ठीक है। उसी को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की थिन लेयर चढ़ाई जाती है, क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम की थिन लेयर चढ़ाई जाती है, एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की थिन लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में जिंक, क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम की, एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की थिन लेयर। ठीक है। ये तीनों मेथड से हम कोरोजन को, कोई भी मेटल है उसको रस्ट होने से बचा सकते हैं। अब बात आती है एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, यहां पर इसकी डेफिनेशन है इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। जो एलॉय होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, या तो दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है। ठीक है। समझ रहे हैं। मेटल और मेटल का मिक्सचर हो सकता है या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, उसे कहा जाएगा एलॉय। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आयरन को रस्टिंग होने से बचाने के लिए उसमें 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है। ठीक है। उससे आयरन थोड़ा हार्ड भी हो जाता है और इसमें रस्टिंग भी बहुत धीमा हो जाता है, बहुत स्लो हो जाती है रस्टिंग। ठीक है। आयरन जो है वो आयरन प्लस कार्बन से बनाया जाता है। ठीक है। इसी तरह का एलॉय है स्टील जो है वो आयरन और निकेल से बना होता है या फिर आयरन और क्रोमियम से बना होता है। ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल ब्रास जो एलॉय है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है। और जो भी ये एलॉय हैं इनमें बहुत रस्टिंग जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं होती है, मतलब ये ऐसे एलॉयज हैं जो बहुत लंबे समय तक बिना किसी ऑयलिंग, ग्रीजिंग, इन सभी चीजों के चल सकते हैं। ठीक है।
इसी के साथ चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया है जो समझ नहीं आया है उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन और जो नोट्स हैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाके नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को रीड भी कर सकते हैं और राइट डाउन भी कर सकते हैं।